गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं संयुक्त व्यंजन। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल सादिक एकेडमी को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले है संयुक्त स्वर। क्या है? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर किसको कहते हैं? कुछ स्वर वर्ण ऐसे होते हैं जो दो स्वर वर्णों के मिलने से बना होता है। कुछ स्वर वर्ण ऐसे होते हैं जो दो स्वर वर्णों के मिलने से बना होता है। क्या होता है? दो स्वर वर्णों के मिलने से बना होता है, उसे संयुक्त स्वर कहते हैं, यानी संयुक्त स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर वर्ण। संयुक्त मतलब मिला हुआ। संयुक्त मतलब क्या होता है? मिला हुआ। जैसे कहते हैं ना संयुक्त परिवार, यानी कि उसमें परिवार के सभी सदस्य, माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, फूफा फूफे, सब लोग उसमें शामिल होते हैं, उसको संयुक्त परिवार कहते हैं। उसी प्रकार ये संयुक्त स्वर जो होता है, कुछ स्वर वर्ण दो स्वर वर्णों के मिलने से बनता है। दो स्वर वर्णों के मिलने से बनता है, उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं या संयुक्त स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है। जैसे देखिए, ये अ और हर्षई, ये दोनों स्वर वर्ण हैं। ये अ और हर्षई से क्या बनता है? और हर्षई के मिलने से ए बनता है। क्या बनता है? ए बनता है। ओ और हर्षऊ के मिलने से क्या बनता है? ओ बनता है। क्या बनता है? ओ बनता है। और ए अ और ए के मिलने से अय बनता है। क्या बनता है? अय बनता है। तो संयुक्त स्वर है संयुक्त स्वर है ए, आई, ओ, औ, ये सब संयुक्त स्वर है। क्या है? ये संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर किसको कहते हैं? कुछ स्वर वर्ण जब दो स्वर वर्णों के मिलने से बनता है तो उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे ए, ऐ, ओ, औ। क्या है? ए, ऐ, ओ, औ, ये संयुक्त वर्ण स्वर है। अब आगे हम लोग देखते हैं व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। व्यंजन वर्गों का वर्गीकरण क्या है? मतलब व्यंजन वर्ण को 7 वर्ग में बांटा गया है। कितने वर्ग में बांटा गया है? व्यंजन वर्ण को 7 वर्ग में बांटा गया है। कितने वर्ग में? 7 वर्ग में। व्यंजन वर्ण को 7 वर्गों में बांटा गया है। और ये वर्ग है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग और पवर्ग, अंतस्थ वर्ग और ऊष्म वर्ग। क्या होता है? अंतस्थ वर्ग और ऊष्म वर्ण। ये वर्ग नहीं है, होगा वर्ग नहीं होगा, ये वर्ण होगा। अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण, गलती से लिखा गया। 7 वर्गों में बांटा गया है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण, ये 7 वर्ग हैं व्यंजन वर्ण के। किसके? स्वर वर्ण के नहीं, व्यंजन वर्ण के 7 वर्ग हैं। यानी व्यंजन वर्ण जितने हैं उनको 7 वर्गों में विभाजित किया गया है और 7 वर्गों में विभाजित करके फिर उसका अध्ययन किया गया है ताकि अध्ययन करने में आसानी हो सके। अध्ययन करने में आसानी हो सके, इसीलिए उसे वर्गों में विभक्त कर दिया जाता है। ये वर्गों में विभक्त करने की क्या आवश्यकता है? जरूरी है, क्योंकि ताकि उसकी विषय में गहराई से ज्ञान प्राप्त कर सकें, गहराई से विश्लेषण कर सकें।
इसीलिए किसी भी चीज को वर्गों में बांटा जाता है, किसी भी चीज को वर्गों में बांटा जाता है। जैसे हम लोग साइंस पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें मेंडलीव का आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी है, और उस सारणी को कई वर्गों में बांटा गया है। एक वर्ग है, दूसरा आवर्त है। वर्ग के हिसाब से हम स्टडी करते हैं तो उसका अलग रिजल्ट आता है, और आवर्त के इसमें कॉलम के हिसाब से, आवर्त के हिसाब से स्टडी करते हैं तो उसमें अलग विश्लेषण आता है, रिजल्ट आता है। इसीलिए अध्ययन को आसान करने के लिए, सीखने की पद्धति को सरल बनाने के लिए उसका वर्गीकरण किया जाता है, ताकि उस वर्गीकरण के द्वारा उसको कई पार्टों में बांट दें और एक एक पार्ट करके उसका अध्ययन करें, विश्लेषण करें, तो आसानी होती है सीखने में। इसीलिए किसी भी पुस्तक में, किसी भी टॉपिक में जब वर्गीकरण होता है तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसीलिए उसको सरल बनाने के लिए उसके छोटे छोटे भागों में विभक्त किया जाता है और फिर उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये व्यंजन वर्णों को 7 वर्गों में बांटा गया है। वो है कवर्ग। जैसे हम लोग वर्णमाला पढ़ते हैं ना, बड़ा हिंदी अक्षरबोध में बचपन में हम लोग पढ़े हैं, पहला दूसरा में क ख ग घ च छ ज झ त थ द द ट ड ड ड, जो भी है, तो उसी को आज हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं। और ये आपका व्याकरण बीपीएससी में काम देगा, क्योंकि बीपीएससी में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में, वो क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, एकदम स्टार्टिंग से पूछा जाता है, शुरुआती दौर से, क्योंकि वो जानता है कि ये बचपन में पढ़ा है, उतना बढ़िया से नहीं समझा होगा और अब कुछ आगे पढ़ रहा होगा, हाई लेवल का पढ़ रहा होगा, ये लो लेवल का नहीं पढ़ेगा। इसलिए चलो लो लेवल से शुरू करो। दूसरी बात, बीपीएससी वाला ये चाहता है कि इसका बेस कितना मजबूत है, ये देखना चाहता है। जिसका बेस मजबूत है हम उसी को उठाएंगे। तो ये बेसिक चीज है, इसलिए ये टीआरई 4 में जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट करेगा क्वालिफाइंग में। ठीक है, तो उसमें जैसे कवर्ग है, कवर्ग में है क ख ग घ अंगो, चवर्ग में है च छ ज झ या, टवर्ग में है ट ठ ड ढ नो, तवर्ग में है त थ द ध नो, पवर्ग में है प फ ब भ मो, अंतस्थ वर्ण में है य र ल व, और उष्म वर्ण में है तालव्य, मूर्धन्य, दंसो और हो। अब देखिए ये तो ठीक है। अब इसमें पूछता क्या है कि बताइए भाई, ये मूर्धन्य नो किस वर्ग का वर्ण है, किस वर्ग का वर्ण है? तो अगर आपने पढ़ा है तो बताइएगा कि ये आपका ट वर्ग का है। किसका है? ट वर्ग का है। कोई पूछेगा बो किस वर्ग का वर्ण है, तो अब क्या बताइएगा? बो कहाँ है? ये प वर्ग में, प फ ब ब म, ये प वर्ग का वर्ण है। कोई पूछेगा फिर ये रो किस वर्ग का वर्ण है, तो कहेंगे यो रो लो वो, अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण का है, कहाँ है? अंतस्थ वर्ण का है, अंतस्थ वर्ण का ये रो है। ठीक है, तो इसलिए जानना जरूरी है अंतस्थ वर्ण योरा लव को क्यों कहते हैं, क्योंकि हम जब योरा लव बोलते हैं तो मुंह से आवाज नहीं हवा नहीं निकलती है, एकदम मुंह की हवा मुंह में ही रह जाती है। बोल के देखिए, योरा लव, हवा नहीं निकलती है। बाकी जो भी वर्ण बोलेंगे उस हवा निकलेंगे। जैसे लिखेंगे ट ठ ड ढ, हवा निकलती है, मूर्धन्य तो नो। लेकिन ये योरा लव आपका होंठ भी नहीं हिलेगा, आपका होंठ भी नहीं हिलेगा। दूसरा है उष्ण वर्ण। उष्ण वर्ण ये है तालव्य, मूर्धन्य, दंसो और हो। इसको बोलने से मुंह से अंदर से हवा निकलती है, और जब शरीर के अंदर से जो भी हवा निकलती है, चाहे सांस के माध्यम से हो या मुंह के माध्यम से फूंकते हैं, तो वो गर्म हवा निकलती है। शरीर में जैसे ही हवा जाती है, शरीर का टेम्परेचर 98 पॉइंट समथिंग है, यानी 37.5 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस में टेम्परेचर है। तो जैसे ही हवा अंदर जाती है वो बाहर आते आते गर्म हो जाती है, बाहर आते आते
गर्म हो जाती है, तो इसीलिए इसका नाम है ऊष्म वर्ण। यानी तालव्य, मूर्धन्य, दंश और ह, ये जब बोलते हैं तो गर्म हवा निकलती है, इसीलिए उसको रखा है ऊष्म वर्ण। क्या रखा है? ऊष्म वर्ण नाम रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये व्यंजन वर्णों का जो वर्गीकरण किया गया है, ये वर्गीकरण समझ में आ गया होगा। एकदम आसान है, कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं बचपन से ही। बस सिर्फ वो ये शुरू का बड़ा हिंदी अक्षर बोध में जो ये होता है लिखा हुआ वर्णमाला, तो उसका पहला लाइन में क, दूसरा लाइन में च, तीसरा लाइन में ट, तीसरा चौथा लाइन में त, पांचवा लाइन में प, छठा लाइन में अंतस्थ वर्ण य और ल, और सातवां लाइन में तालव्य, मूर्धन्य, दंश। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे संयुक्त व्यंजन वर्ण। जैसे हम लोगों ने देखा संयुक्त स्वर वर्ण, उसी प्रकार संयुक्त व्यंजन वर्ण भी होता है। क्या होता है? संयुक्त व्यंजन वर्ण भी होता है। और यह संयुक्त व्यंजन वर्ण है अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र। अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये संयुक्त व्यंजन वर्ण है। ये दो व्यंजन वर्णों के मिलने से ये संयुक्त व्यंजन वर्ण बनता है। जैसे कि संयुक्त स्वर में, यानी संयुक्त स्वर वर्ण, दो स्वर वर्णों के मिलने से जो वर्ण तैयार होता है उसे हम संयुक्त स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे ए, ऐ, ओ, औ। उसी प्रकार संयुक्त व्यंजन वर्ण में भी दो व्यंजन वर्णों के मिलने से जो वर्ण तैयार होता है, बनता है, उसे हम संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। समझ में आया? दो व्यंजन वर्णों के मिलने से जो नए वर्ण बनते हैं उसे हम संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। और वो है अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ये चार संयुक्त व्यंजन वर्ण है। कितने हैं? चार संयुक्त व्यंजन वर्ण है। अब आगे हम लोग देखते हैं नए गृहीत व्यंजन। ये क्या होता है? नए गृहीत व्यंजन में आता है ड़ और उढ़। ये दो वर्ण आते हैं, जिसको हिंदी वर्णमाला में, यानी कि आधुनिक हिंदी वर्णमाला में बाद में जोड़ा गया है। ड़ और उड़ को बाद में जोड़ा गया है, जो कि हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं कि हिंदी देवनागरी लिपि वाले वर्णमाला में 47 वर्ण हैं और आधुनिक हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण है। ठीक है, तो हम लोग कल चर्चा कर चुके हैं। अब ये देखिए नए गृहीत व्यंजन, देखिए ड़ और उड़ को नए गृहीत व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नए गृहीत व्यंजन कहा जाता है ड़ और उड़ को। उसके बाद आता है अयोग वाह। क्या आता है? अयोग वाह। ये दो वर्ण है अंग और अह। ये दो वर्ण अंग और अह को अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयोगवाह। ये भी प्रश्न पूछा जाता है बीपीएससी में कि निम्नलिखित में से अयोगवाह वर्ण कौन सा है? तो उसमें एक इन दोनों में से कोई दिया हुआ रहेगा और बाकी और दूसरा वर्ण रहेगा, जो कि आपको कंफ्यूज करेगा। उसी प्रकार नए गृहीत व्यंजन वर्ण भी कहेगा कि कौन सा है। ये दोनों में से कोई एक दिया रहेगा और बाकी और दूसरा रहेगा, जिससे आपको कंफ्यूजन पैदा करेगा कौन सा है, नहीं है, ये है कि ये है, ये है कि ये है। इसी कश्मकश में रह जाते हैं और परीक्षा का समय समाप्त हो जाता है। तो इसको वीडियो को बढ़िया से देखिए। नए गृहीत व्यंजन ढ और उड़, अयोगवाह अंग और अह, यानी अ अनुस्वार अंग और अ विसर्ग अह। तो आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लेकिन कमेंट जरूर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि मेरे इस सेशन में क्या कमी रह गई।
अगले सेशन में उस कमी को हम पूरा करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।